आपकी जो मूल चिंता है कि विपक्ष कितना मजबूत है, आपको क्या आशंकाएं हैं कि विपक्ष क्यों नहीं मजबूत है, क्यों नहीं तैयार है, क्या कमी है? देखिए, उसके दो तीन कारण हैं त्रिपाठी जी। पहला कारण तो ये है कि प्रतिपक्ष सत्ता में आना तो चाहता है, लेकिन प्रतिपक्ष वैचारिक आधार पर इस लोकतंत्र को समझने में नाकाम रहा है आज तक। मैं कहना हम्म। चाहता हूं, आप कोई भी प्रादेशिक पार्टी ले लीजिए, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ले लीजिए, कोई भी छोटी पार्टी ले लीजिए, क्या इन पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र है? नहीं है, जब नहीं है, बिल्कुल प्रतिपक्ष के मोर्चे बनाते हैं तब ये लोकतंत्र की बचाओ बात करते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी में क्या किसी संविधान के तहत चुनाव होते हैं? आप कोई भी पार्टी ले लीजिए, समाजवादी टिकट पार्टी तो ले लीजिए, चुनाव एनसीपी ले लीजिए, टीएमसी ले लीजिए, आम आदमी पार्टी ले लीजिए, कोई भी पार्टी ले लीजिए, डीएमके ले लीजिए, दक्षिण भारत की पार्टियां हो, उत्तर भारत की पार्टियां हो, इन दलों में परिवारवाद और एकाधिकार, ये दो शब्द इस तरह से छाए हुए हैं कि उनमें कोई डेमोक्रेसी है नहीं। जब डेमोक्रेसी नहीं है, जो अपने घर को ठीक नहीं रख सकते, वो लोग आकर के मोहल्ले की सफाई की चिंता करते हैं, वो देश की चिंता कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र बचाओ। अरे भाई, आप अपने घर में तो लोकतंत्र आप लाए नहीं, आप लोकतंत्र की चिंता क्यों कर रहे हैं? एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जैसे ही इनका अपना वैचारिक आधार इतना कमजोर है त्रिपाठी जी, कि जब जी जी इनको अवसर मिलता है, मान लीजिए कि आज हम एक मिनट के लिए कल्पना करें कि ये जो प्रतिपक्ष की बैठक हुई रामलीला मैदान में, ये जी, सभा। सत्ता में आ गई। अब सत्ता में आ गई और कोई स्थिति, तो जो दल हैं वो जुड़े रहेंगे फिर, क्योंकि उनको सत्ता की मलाई खानी है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर ये नहीं आई सत्ता में और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आ गई, तो आप ये पाएंगे कि इन्हीं दलों में से जो रामलीला मैदान में आए हैं, आप ये पाएंगे कि चुनाव के बाद ये दल जाकर के सत्तारूढ़ पार्टी से समझौता करेंगे। कारण ये है कि उनको अपनी पार्टी चलानी होती है, उनको अपने हित साधने होते हैं, उनको मलाईदार विभाग चाहिए होते हैं। तो बिना पैसे के तो मलाई मतलब कैसे पार्टी चलाएंगे? ये हो गया है। तो ये दो बड़े कारण मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष एक मजबूत नहीं हो पाता। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक मतदाता की जो भूमिका है वो बड़ी हो जाती है कि वो प्रतिपक्ष को इतना मजबूत करे कि वो सत्ता पक्ष के कान उमेड़ सके, आंखों में आंखें डाल के बात कर सके कि श्रीमान, आप जो देश के लिए कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अफसोस की बात यह है कि मौजूदा स्थिति अभी नहीं है ऐसी। न केवल प्रतिपक्ष को वो करें, मजबूत करें, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि चाहे वो सत्ता पक्ष का एमपी हो, चाहे विपक्ष का, हमारे पास जैसा कि जयप्रकाश जी कहते थे कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए मतदाता काउंसिल का। वो कहते थे कि उस पे भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में निगाह रखें कि भाई तुम क्या कर रहे हो। उससे भी समय समय पे जवाब तलब जो है वो किया जाना चाहिए। तभी जो है ये जो, क्योंकि आज कोई भी सांसद है, विधायक है, मंत्री है, इस पार्टी से जीतता है, उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, उसको कोई देखिए, शर्म नहीं होती, आप उसको ठीक कह कोई। रहे हैं। आपने अभी राजीव गांधी का जिक्र किया था कि 400 पार उनको सीटें मिली थी, तो उनकी सरकार गिरने का तो कोई खतरा नहीं था। लेकिन तब तक आपको याद होगा कि दल बदल इतनी गंभीर बीमारी के रूप में पहले आ चुका था 67 से लेके 71 के बीच में, और उसके बाद के वर्षों में लोग जिस तरह से इधर से उधर, उधर से इधर जाते थे, इस महामारी को राजीव गांधी ने समझा और इसलिए उनके कार्यकाल में जब वो प्रधानमंत्री थे तो दल बदल विरोधी कानून पहली बार बना, लेकिन बाद में उस कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। तो उस अगर कानून। बनाने, जो डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि भाई हम तो बहुत अच्छा संविधान बना के दे रहे हैं, लेकिन अगर उसको चलाने वाले, उसको मानने वाले, उसको अमल में लाने वाले लोग अच्छे नहीं है, तो आप कुछ भी कितना अच्छा बना के रख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो दल बदल विरोधी कानून इस तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। आज हम देखिए, रात को कोई और पार्टी में कोई होता है, सुबह कोई दूसरी पार्टी में होता है, सुबह 4 बजे तो शपथ होती है। राज्यपाल रबर स्टाम्प की जैसी भूमिका निभाते हैं। राज्यपालों का अपना विवेक स्पीकर कुछ रहा नहीं। स्पीकर बिल्कुल जो पार्टी लीडर के वो मुट्ठी में स्टेनो की तरह काम करते हैं, बिल्कुल। जिनको कैसे जुडिशियल पावर है स्पीकर को। और आपने जो अपोजिशन यूनिटी पे आशंका प्रकट की थी कि भाई आपस में
एक नहीं रह पाएंगे, लड़ जाएंगे। हमें तो 79-80 का भी याद है ना, 79 का, 78-79 का, कि भाई जैसे ही सरकार बहुमत आया और उसमें जगजीवन राम और मोरारजी देसाई और चरण सिंह, पहले तो 3 लोगों में रस्सा कसी हुई, फिर बड़ी मुश्किल से फिर मेरे ख्याल से कृपलानी जी और जयप्रकाश नारायण, इन लोगों ने, मोरारजी भाई सीनियर मोस्ट थे और गुजरात के लिए अनशन भी किया था उन्होंने, तो उनको चुना। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि वही चरण सिंह और राज नारायण ने जाके बाकायदे मोहन मिकिस वालों से, शराब वालों से और कई जगह से पैसा वैसा लेके पार्टी तोड़ी और इंदिरा जी से, संजय गांधी से मिल के, और चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। उनको शर्म नहीं आई कि भाई हम इन्हीं के खिलाफ तो चुनाव लड़के आए हैं इनको। और मैं वही, अब और देखिए ना, कितनी वो चतुर खिलाड़ी निकली कि सपोर्ट दिया और विड्रा कर लिया, फेस भी नहीं कर पाए। देखिए अब तो प्रतिपक्ष के, वो भले ही प्रधानमंत्री चरण सिंह जी रहे हों, बहुत बहुत ही छोटा सा कार्यकाल था उनका, मेरा ख्याल है अपना विश्वास मत भी शायद वो नहीं जीत पाए थे, जहां तक मुझे याद पार्लियामेंट आता फेस है, नहीं किया उन्होंने, डर पार्लियामेंट गए थे। फेस नहीं किया था। तो मैं तो उनको ये नहीं कहूंगा कि वो कभी सत्ता में थे, मैं तो यही कहूंगा कि वो प्रतिपक्ष में ही रहे। अब प्रतिपक्ष के नेता अगर सत्ता में आने के लिए कोई भी समझौता करते, मान लीजिए इंदिरा गांधी तो प्रतिपक्ष में थी, और जिस तरह से चरण सिंह ने घेराबंदी की हुई थी इंदिरा जी की, और शाह आयोग और ये तमाम सारे जीपों की खरीद में ऐसे ऐसे फर्जी आरोप लगाए गए थे जो कभी सिद्ध नहीं हुए, तो वो तो उनको तो अपना बचाव करना था, तो उन्होंने तो अपने राजनीतिक पैंतरे चले। लेकिन इनको क्या हो गया था बाद में, अगले दशक में देखिए, उसके कुछ साल के बाद चंद्रशेखर ने क्या किया था। जी जी जी, चंद्रशेखर ने बिल्कुल। भी उन्हीं राजीव गांधी का समर्थन लिया जिनका वो विरोध कर रहे थे। भाई कोई तो वैचारिक आपका आधार होना चाहिए ना। वीपी सिंह, तो चंद्रशेखर, सभी का वही है। बिल्कुल जी। नहीं नहीं, ये भी सही बात है कि जो जनता को आज तो एक परिस्थिति आ गई है कि इधर कुआं उधर खाई, कि हम एक अधिनायकवाद में जाएं या ऐसी जगह जाएं जहां सुनवाई ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो। तो चलिए भाई, बहुत मजबूत न सही, कोई जो आज हमें उस खतरे से बचा ले, उधर जाना है, जनता की मजबूरी है। इसीलिए चुनाव में कहा जाता है कि भाई लेसर इविल, जो आइडियल तो कैंडिडेट या पार्टी नहीं होती, जिसमें आज की तारीख में कम से कम बुराई दिखे, भाई उसको आप चुनिए। बादल साहब, जो विपक्ष वाला मामला है उसमें देखिए सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती थी नीतीश कुमार की, कि साहब वो संयोजक हैं, वो सूत्रधार हैं। अब नीतीश कुमार ही पलट गए तो क्या कहेंगे फिर, मतलब ये भी मैंने कहा विश्वास ना, नहीं होता। नीतीश कुमार एक राजनीतिक विदूषक हैं। क्या सुंदर इससे उपमा अधिक दिया। उनकी अब कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साख नहीं बची है। जो उनकी साख थी वो बार बार अदल बदल, मर जाऊंगा और बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, ये किसका कथन था? ये अब उन्हीं कह का रहे हैं अब कथन था। यहीं रहेंगे, अब यहीं रहेंगे, अब यहीं रहेंगे, बार बार प्राइम मिनिस्टर के सामने बिल्कुल, कहते हैं अब यहीं इसलिए रहेंगे। मैंने कहा कि देखिए, जो मैंने बार बार मैं वैचारिक आधार की जो बात करता हूं वो इसलिए करता हूं कि अगर आपका वैचारिक आधार मजबूत है तो फिर आपको डिगा नहीं सकता कोई सिद्धांतों से। मुरारजी भाई देसाई कट्टर थे इस मामले में, और इसलिए वो, ठीक है, कई बार अकेले भी पड़ गए, इंदिरा गांधी से भी उनके गंभीर मतभेद हुए, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। और हमें आज की राजनीति में ऐसे, आज देखिए लालू यादव को देखिए ना, लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की पैदाइश हैं, दोनों उसी आंदोलन से जन्म हुआ है दोनों का। लेकिन लालू यादव ने एक ऐसी, भले ठीक है कि वो चारा घोटाला हाँ, और सब, जेल जाना लेकिन पड़ा उनका, जो। उन्होंने अपने वैचारिक आधार के साथ कभी समझौता नहीं किया, जितना मैं समझ पा रहा हूं। जेल और भी वो इसीलिए वो इसलिए गए ट्रस्टेड। क्योंकि उन्होंने देवेगौड़ा को सपोर्ट नहीं किया था प्राइम मिनिस्टर बनने में, तो देवेगौड़ा ने उनको फिक्स करवा दिया, ये भी तो है। जी, तो तो वही एक मतलब चीजें हैं। आप देखिए कि एनसीपी, शरद पवार चाहे कितना गुर्रा लें, कभी कभी कांग्रेस की तरफ आंखें दिखा लें, कभी ममता बनर्जी के साथ पींगे बढ़ा लें, लेकिन शरद पवार कांग्रेस के बाद साथ ही जाते हैं जब चुनाव में जाते हैं, तो क्योंकि अंततः उन्हें मालूम है कि उनका आधार क्या है। तो जब आप अपने आधार से कॉम्प्रोमाइज करते हैं
तब इस देश का नुकसान करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश के मतदाताओं को अब जागरूक होना पड़ेगा और प्रतिपक्ष को कान पकड़ के उनको जगाना पड़ेगा। अब प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वो तो जो है वो रामलीला मैदान में उन्होंने रैली कर ली। अब कल के रोज देखिएगा, अभी तो ममता बनर्जी ने, आपने दिलचस्प देखा, डेरेक ओब्रायन गए वहां, उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, और उसी दिन ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा की सभा में कह रही थी कि बंगाल में तो कोई गठबंधन है ही नहीं है इंडिया का। अरे भाई, बंगाल के अलावा और आप हो कहाँ? किसी हाँ दूसरे राज्य में तो आप हो नहीं, और बंगाल में गठबंधन नहीं है तो फिर इसका मतलब टीएमसी गठबंधन से बाहर है। जी, दिल बड़ा नहीं है ना। अब उसके लिए तर्क ये देते हैं कि साहब अगर कांग्रेस के मिल जाएंगे, और तो कांग्रेस अगर अलग से नहीं लड़ेगी तो जो तृणमूल का विरोधी वोट है वो सब बीजेपी में चला जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस को अलग लड़ने देते हैं। देखिए, अब मैं, आप क्या हो सकता है कि ये इस एक तर्क का एक आई डोंट नो, ये हाँ, टैक्टिकल ये क्या नहीं, है। ये एक आधार है कि भाई लड़ना है। वामपंथियों से लड़ते हुए वो सत्ता में आई थी, और अब वो चाहती हैं कि जो है वामपंथी कांग्रेस का साथ छोड़ दें। अब जब आपने अपना भविष्य, कांग्रेस की कोख से आपका जन्म हुआ है, जब आपने अपना भविष्य छोड़ दिया कांग्रेस के साथ, अरे भाई, वामपंथियों से लड़ना था तो कांग्रेस के साथ क्यों नहीं रही फिर? कायदे अब से तो कहती हैं, देखिए, शरद पवार साहब का तृणमूल कांग्रेस का अलग होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है। क्या अलग आइडियोलॉजी बिल्कुल। है, क्या अलग प्रयोजन है। और देखिए, उस समय तो वो अलग हुए थे, वो शरद पवार जी के सोनिया गांधी के मसले पर उन्होंने अपने अलगाव हुआ था, लेकिन बाद में तो वो सरकार कृषि मंत्री रहे यूपीए के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और 5 साल नहीं, 10 साल तक। तो ये है कि मुझे लगता है कि अब जब तक, जी, मैं ये कह रहा कि अब किसकी तरफ आप देखते हैं, जो मुझे तो एक बात ये लग रही है कि सोनिया गांधी इतनी बीमार होने के बावजूद मुझे लगता है कि जितना दिल बड़ा उन्होंने दिखाया, खास करके आप वालों को लेकर के, जितना केजरीवाल के भाषण इस समय चल रहे हैं कि साहब इनको गिरफ्तार करके 2 दिन में जेल में डाल दीजिए, सब उगल देंगे, सब बता देंगे, या जितनी आलोचना ये करते थे केजरीवाल कांग्रेस की, उसकी, लेकिन आज सोनिया जी ने जो है उनकी पत्नी को ढाढ़स बंधाया, उस रैली में भी आए। आपको कौन लगता है कि कौन ये जो अपोजिशन की यूनिटी के लिए ग्लू कौन बन सकता है, कौन है जो बांध के सबको रख सकता है या रख रहा है, किस पे हम उम्मीद करें? देखिए, बांध के रखने वाला सीमेंट तो एक ही है, वो कांग्रेस है। इसके अलावा कोई दूसरा दल है नहीं। छोटे हम्म, दल, यहां तक कि ममता बनर्जी और सब बाकी दल भी ये कहते थे कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अरे भाई, आप अगर राजनीति में मलाई खाने के लिए आए हैं तो वो क्या धर्म, राम की पूजा करने के लिए आए हैं राजनीति में? कांग्रेस बैठी हुई है, वो कोई धर्मशाला चलाने के लिए तो नहीं आई है। वो 14 करोड़ के ढेर पर बैठी हुई भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, और आप 95 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ के मतदाता वाले, और आप कहते हैं कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और बड़ा दिल दिखाते हुए, आपको याद है, आपको त्रिपाठी जी इतने वर्षों से हैं, 50 साल से, आपको याद है कि कभी 300 पार्टी कांग्रेस ने कहा कि हम 300 पर ही लड़ेंगे? कभी ऐसा हुआ है? मुझे तो नहीं याद आता कि 300 सीटों पर लड़ने का ऐलान एक तरफा कांग्रेस ने किया हो। तो कांग्रेस से और क्या अपेक्षा करते हैं वो? मुझे लगता है कि ये अभी प्रतिपक्ष में रहने लायक नहीं है। अभी इनको प्रतिपक्ष में रहने के लिए अपने आप को नैतिक रूप से तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को सैद्धांतिक रूप से तैयार करना पड़ेगा, तब वो ये कह पाएंगे कि हाँ, हम साथ हैं। अभी आप देख लीजिएगा, आप ये पाएंगे कि तीसरी बार, अभी तो स्थितियां अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के नजर आती हैं आज की तारीख में। अगर मान लीजिए तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी आ गई, हम लोग भविष्यवक्ता तो हाँ, नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं लेकिन है आप ना। इसी में पाएंगे कि ममता बनर्जी के सुर देख लीजिएगा आप, और अरविंद केजरीवाल का सुर देख लीजिएगा। हम्म, आपने अभी उदाहरण दिया कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी से सोनिया गांधी ने उनको नैतिक समर्थन दिया, साहस और ढाढ़स बंधाया। आम आदमी पार्टी ने, अगर अभी तक की उसकी राजनीति का आप ख्याल करें, तो देखिए, केवल आम आदमी पार्टी उन्हीं उन्हीं प्रदेशों में चुनाव लड़ने गई जहां पर डायरेक्ट फाइट कांग्रेस और बीजेपी की थी।
वहीं गई। देखिए, और जहां कांग्रेस को नुकसान सीधे सीधे पहुंच सकता था, वो जहां त्रिकोणीय संघर्ष है, जहां चतुष्कोणीय संघर्ष है, वहां आम आदमी पार्टी नहीं गई। आप गुजरात गई, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में उन्होंने कोशिश की, सेंध नहीं लगा पाए। पंजाब गए, दिल्ली में तो उन्होंने साफ कर ही दिया, सुपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही योजना पूर्वक दिल्ली में अपना समर्पण किया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें दिल्ली में एकदम कमजोर हैं। क्या ये हो सकता है कि 3 चुनाव में आपके लोकसभा सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के जीते और विधानसभा में 2-2 3-3 सीटें आम आदमी पार्टी लेती रहे, बीजेपी लेती रहे? ये तो संभव ही नहीं था। और उनके नहीं, पास अब तो बीजेपी के पास तो कैडर ही नहीं बचा है ना दिल्ली में। अरुण जेटली नहीं रहे, सुषमा स्वराज नहीं रही, साहिब सिंह वर्मा नहीं रहे, मदन लाल खुराना नहीं रहे, कोई। अब एक एक चुनाव में उन्होंने बिहार से प्रभात झा को प्रभारी बनाया, एक बार मनोज तिवारी को प्रभारी बनाया। तो दिल्ली में तो अब उनके पास उनकी लीडरशिप ही कमजोर है। जी। कभी-कभी तो ये लगता है कि जो पूरा अन्ना हजारे आंदोलन और आप पार्टी का गठन ही कांग्रेस को डैमेज करने के लिए हुआ था, और अब शायद वो मकसद पूरा हो गया, इसलिए अब उनको उनको बहुत भाव नहीं दिया जा रहा, उनको अपनी जगह उनको मतलब वो किया भाई जा रहा है। केजरीवाल के साम अन्ना हजारे अलग क्यों हुए? क्योंकि द्वंद यही था, सत्ता से हटाना था और भ्रष्टाचार की का मसला था। और जब ये हो गया तो फिर उन्होंने कहा अब राजनीतिक दल बना रहे हैं। तो जैसा वो गांधी जी कहा करते थे एक जमाने में, जब यहाँ कहा गया कि अब आप दल क्यों बना रहे हैं, आप चुनाव मत लड़िए, आप राजनीति में मत जाइए, तो केजरीवाल माने नहीं और केजरीवाल जो है चुनाव लड़ गए। तो उनके सारे किरण बेदी छिटक गए, आशुतोष छिटक गए, योगेंद्र यादव छिटक गए, तो वो शांति शांति भूषण, प्रशांत भूषण सब छिटक गए। कौन बचा? सारे लोग छिटक गए, केवल आनंद को कुछ लोग उनके साथी बचे। विपक्ष में एक और पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी, उनकी भूमिका पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनको नहीं लगता खतरा कुछ बीजेपी से या सांप्रदायिकता से कुछ? बड़ा दिलचस्प सवाल है त्रिपाठी जी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को खुद एक तरह से एक अंधे कुएं में धकेला है। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये पाते हैं कि क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय पार्टियों को वो साथ तो लेती है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो वो आप पाते हैं कि वो जिसका साथ लेके वो आगे बढ़ी, वो और दुर्बल हो गई, वो और कमजोर हो गई। ताजा उदाहरण तो नीतीश कुमार का ही है। हम्म। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और संख्या 40-42 पे नीतीश कुमार आके रह गए। नीतीश कुमार चिराग पासवान के कंधे पर रखकर नीतीश कुमार पर बंदूक चलाई। बीजेपी के लोगों ने चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ा। तो अब आप क्या कहेंगे इस चीज को? आप शिवसेना का देखिए, उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे ने पहले कितनी मदद की भारतीय जनता पार्टी की, और काफी मदद की। आज जब वो महाराष्ट्र में स्ट्रांग हो गए तो उद्धव ठाकरे कहाँ हैं? वो कहाँ है? कितनी बार अपमानित होना पड़ा उद्धव ठाकरे को। अकाली दल के साथ भी यही स्थिति थी। तो ये अपने सहयोगी दलों के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि एक लोकतांत्रिक न्याय नहीं कर पाते, और यही बात मायावती की समझ में नहीं आ रही है। मायावती की स्थिति और पार्टी क्या थी पहले आप देख लीजिए, आज कहां बैठी हुई हैं वो देख लीजिए। एक एक सीरियसली एक दौर ऐसा था कि जब मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता था। आज टॉप 10 में भी क्या उनका नाम कोई ले रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि शायद कोई ले रहा हो। उन्होंने रास्ता चुना दौलत का, परिवार का, उन्होंने भी रास्ता वो चुन लिया। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक कह रहे हैं। एक और बहुत एक्टिव किरदार है हमारे देश में, अपोजिशन के, पार्लियामेंट में भी एक्टिव रहते हैं, हैदराबाद से आते हैं। और चूंकि यूपी जो है वो हर तरह की राजनीति की प्रयोगशाला है, दलित पॉलिटिक्स, ओबीसी की पॉलिटिक्स, सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स, राम मंदिर की पॉलिटिक्स, हर जगह। तो ओवैसी साहब भी आ गए हैं, और एक उन्होंने छोटी सी पार्टी है, दो बहनें हैं, दो पार्टियां चलाती हैं, तो वो पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल के साथ, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पे जीती थी एमएलए का चुनाव, केशव मौर्य कह रहा है कि, तो उन्होंने भी एक मोर्चा खोल दिया है, और वो दलित और पिछड़ा और मुसलमान करके कुछ ये है। तो
ये ओवैसी साहब बीजेपी को कमजोर करना चाहते हैं या मजबूत करना चाहते हैं, क्या मकसद क्या होता है इनका? क्योंकि देखिए, सब जगह मैंने कहा ना, अभी हम लोग आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, केजरीवाल जी की बात कर रहे थे। 10 साल में केजरीवाल साहब ने किसका नुकसान किया? जो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं और नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस का। तो ओवैसी साहब के आप अगर लगातार ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कब कब किसके पक्ष में वो बयान देते हैं, कब कब किस तरह से उनकी हरकतें होती हैं, कुछ छिपा हुआ तो है ही नहीं, सारी चीजें स्पष्ट हैं। तो हमारे वैसे ये एक मैं कहूं कि एक चीज बड़ी अफसोसनाक है त्रिपाठी जी, कि हम लोग थोड़ा सा अब खंडों में सोचने लगे हैं। खंडों में सोचने से मेरा मतलब यह है कि देखिए, जब देश आजाद हुआ तो 18% साक्षरता थी पुरुषों की और 9% साक्षरता थी महिलाओं की। मुझे ऐसा लगता है, और हम लोगों ने अपने बचपन में जो माहौल देखा है, जो देश देखा है, वो सांप्रदायिक सद्भाव के ऐसे ऐसे नजारे देखे हैं जहां जी जी लगता ही नहीं था कि कोई अल्पसंख्यक है और कोई बहुसंख्यक है। नहीं, लखनऊ अब उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अरे आज एक भी लखनऊ, मैं कह रहा हूं कि हर दिल लखनऊ था। हमने बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो हमने तो वो दौर देखा है और जिया है उस चीज को। अब थोड़ा सा लेकिन विषयांतर होगा, लेकिन अब तो ऐसा ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि बाजारों में इनका सामान न खरीदो, उनका सामान न खरीदो, ये मत करो, वो मत करो। तो ऐसा ब्रेन अरे भाई वॉश साहब, ये आप व्हाट्सएप ये बताइए कि यूनिवर्सिटी। अब तो ये माना जा रहा है कि भाषा में भी ये चीज देखने को मिली है। उर्दू हम्म भाषा जो हिंदुस्तान की कोख से निकली है, हिंदुस्तान की अपनी भाषा है, जो संस्कृत की बेटी कही जाती है हिंदी की तरह, शोध हैं ऐसे, लेकिन उर्दू को हमने माना ये तो उर्दू हमारी भाषा है ही नहीं। सारे कामकाज क्योंकि उर्दू में होते थे, वकील हाँ, लोग, पंडित, मुंशी, अच्छा, सारे। और व्हाट अ ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन कि पाकिस्तान ने उर्दू को अपनाया, राष्ट्रभाषा बनाया अपना, और पाकिस्तान में 3 या 4% से ज्यादा लोग उर्दू जानते ही नहीं है आज। कॉमन मैन तो ये कहता है कि हमारा तो पंजाबी है, सिंधी है, बलूची है, पख्तूनी है, इस पश्तो है, वगैरह वगैरह। तो हम उस अपनी ही चीज को हम जो है बेगाना समझ बैठे हैं। और आप जबकि सुबह से लेकर रात तक आप आदिवासियों तक के बीच में चले जाएं तो आपको उर्दू के 50 शब्द मिल जाएंगे बोलते हुए। तो ये है। तो साहब बड़ी मुश्किल से इतनी लंबी लड़ाई जद्दोजहद के बाद, और उस दौर में भी देखिए गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा था कि लंदन गए थे, तो उस समय भी जो हिंसावादी लोग थे, विप्लववादी लोग थे, और जो ये रास्ता पसंद नहीं था डेमोक्रेसी का, हिंसा का रास्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी फोटो भी लग गई है पार्लियामेंट में, क्या उनको। तो उस समय बड़ी मुश्किल से और देश का विभाजन हुआ, दंगा फसाद हुआ, उन हालात, मुश्किल हालात में आज एक छोटा सा दंगा नहीं संभाल पाते हैं गोधरा में या अहमदाबाद में। उन मुश्किल हालात में अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, लोकसभा, राज्यसभा। और आज जब उस पर खतरा लगता है या मन में इतना भय है, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में भय नहीं लगता। आप यूरोप जाइए, इवन इंडोनेशिया जाइए, कहीं जाइए, इस तरह भय नहीं लगता आज अपने देश में। तो कोई उम्मीद की किरण किरण दिखती है आपको? क्या करें हम लोग, रास्ता देखिए, कैसे मैं करें? तो पूरी तरह से आशावादी हूं, और इसलिए आशावादी हूं कि आज हम जिस चिंता जो कर रहे हैं, देखिए संविधान सभा की जब बहस हो रही थी तो इससे बढ़िया उदाहरण मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा हो सकता है। जब चर्चा हो रही थी तो ये बात आई कि हमने अपने संविधान में राज्यों में राज्यपाल के मार्फत राष्ट्रपति शासन का एक व्यवस्था की है। यानी हम्म राज्यों में जब हुकूमत नहीं होती, सरकार नहीं होती, निर्वाचित सरकार नहीं होती, तो राष्ट्रपति का शासन लगता है। जी जी। लेकिन हमने केंद्र में क्यों नहीं किया? हम्म केंद्र में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं होता? तो देखिए, जब वो बहस हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक तर्क दिया। उन्होंने कहा, देखिए, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो राज्यों में अगर राज्यपाल निरंकुश हो जाए, तानाशाह हो जाए, अधिनायक हो जाए, तो उसके ऊपर राष्ट्रपति बैठा हुआ है एक्शन लेने के लिए। राष्ट्रपति राष्ट्रपति उसको का हटा मतलब सकता है, सेंट्रल कैबिनेट, मतलब सेंट्रल कैबिनेट बर्खास्त बैठे कर हुए। सकता है। जी। लेकिन
अगर कल के रोज राष्ट्रपति शासन लग गया देश में और खुदा ना खास्ता राष्ट्रपति अगर अधिनायक हो गया, निरंकुश हो गया, तानाशाह हो गया, तो फिर उसके ऊपर कौन बैठा है? इसलिए इस देश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता। तो आप जो कह रहे हैं कि मैं तो आशावादी हूं, एक प्रेशर कुकर जिस सिद्धांत पर काम करता है कि ये हवाएं जितनी भी चाहे चढ़ाई कर लें दबाव में, जिस दिन एक सीमा के ऊपर जाएगा वो प्रेशर कुकर की सीटी उड़ जाएगी, वो सीटी ढक्कन उड़े। उड़ जाएगा जी, सेफ्टी वाल्व उड़ जाएगा। तो ये है ये देश अब 75 साल के बाद, माफ कीजिए, वापस 1000 साल वाला दौर नहीं जाना चाहता। अब राजाओं के जमाने में हम नहीं जाना चाहते, हम अंग्रेजों के जमाने में नहीं जाना चाहते। तो ये देश अब अनपढ़ आदमी भी, गांव का आदमी भी, आदिवासी भी, ये सब समझते हैं कि अब उनके लिए डेमोक्रेसी की जरूरत है। जी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि डेमोक्रेसी की जरूरत है, और अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो ये 5 किलो अनाज भी नहीं देंगे।